दोस्तों वैसे तो हमारे देश में लोग घर की चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं और उसमें भी पानी की बात हो तो लगभग हर कोई घर से ही पानी साथ लेके निकलता है। पर फिर भी अगर हम कभी पानी लाना भूल गए हो और बात पानी खरीदने की हो तो एक ही नाम सामने आता है, बिसलेरी। बिसलेरी की पानी की गुणवत्ता पे कोई शक नहीं करता। आज हमारे देश में लोग पानी बोतल कम और बिसलेरी ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों भारत में वाटर बॉटल का कारोबार करीबन 7,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से बिसलेरी का मार्केट शेयर 40% से भी ज़्यादा है। इसी से समझा जा सकता है कि बिसलेरी किस कदर सफल है। दोस्तों अगर आप बिसलेरी की सक्सेस स्टोरी सर्च करेंगे तो आपको दो अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। एक स्टोरी खुसरो संतुक की और दूसरी स्टोरी जयंतीलाल चौहान की। इन दोनों में से कौन सी सही, यह सवाल सबके मन में आता है। दरअसल ये दोनों ही स्टोरी सही है, बस यह है कि खुसरो संतुक की कहानी 1969 के पहले की है और जयंतीलाल चौहान की कहानी 1969 के बाद की है। तो चलिए दोस्तों पूरी स्टोरी क्या है इसके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों बिसलेरी की कहानी शुरू होती है खुसरो संतुक के साथ, जिनका परिवार कई सालों से मुंबई के प्लस मालाबार हिल्स पर रहता था। खुसरो और उसका परिवार पारसी समुदाय से थे और उनके घर में लगभग हर कोई वकील था। खुसरो ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वकील की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। खुसरो अपना करियर वकीलात में शुरू करने जा रहे थे, तभी खुसरो के परिवार के फैमिली फ्रेंड रोजिज, जो कि इटली से थे, उन्होंने खुसरो को वाटर बॉटल के बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए ऑफर दी। रोजिज बिसलेरी नाम की कंपनी के मालिक थे। दोस्तों दरअसल बिसलेरी उस टाइम पे इंडिया में वाटर बॉटल नहीं पर एंटी मलेरिया ड्रग्स यानी मलेरिया की दवाइयाँ बनाया करती थी, और ये दवाइयाँ बनाने के लिए उनका अपना एक सेटअप भी था मुंबई के डीएन रोड पे। उनका यह बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था, पर अब रोजिज को बिसलेरी नाम से वाटर बॉटल का बिजनेस करना था। उन्होंने खुसरो को पार्टनर बना लिया और वाटर बॉटल का बिजनेस शुरू करने में जुट गए। दरअसल उस टाइम पे मुंबई में पानी की गुणवत्ता एकदम खराब थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वगैरह जगहों पे पीने का शुद्ध पानी मिलना बहुत ही मुश्किल था। रोजिज ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वाटर बॉटल का बिजनेस करने की सोची थी और उनको यकीन था कि लोग उनसे वाटर बॉटल ज़रूर खरीदेंगे। पर दूसरी ओर उस टाइम पे पानी बोतल खरीद के पानी पीना लग्जरियस माना जाता था और लोग सोच रहे थे कि 1 रुपया दे के कोई बोतल नहीं खरीदने वाला। इन सब अटकलों के बीच रोजिज और संतुक ने थाने के वागले एस्टेट में वाटर डिमिनराइज करने का सेटअप शुरू कर दिया। वाटर को पहले डिमिनराइज किया जाता था, पानी को एकदम डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया जाता था। वाटर को डिस्टिल करने से उसमें मिनरल की कमी हो जाती थी, जिसके लिए पानी में पोटेशियम और सोडियम मिलाया जाता था। दोस्तों शुरुआत में कोई बोतल खरीदने को तैयार नहीं था, पर धीरे धीरे होटल वालों ने बोतल्स खरीदना शुरू किया। वो टाइम था जब खुसरो खुद बोतल्स में पहुंचाया करते थे। धीरे धीरे और लोग भी वाटर बोतल खरीदने लगे। लोग बाकी चीज़ों की तरह वाटर बोतल्स पे भी पैसे खर्च करने लगे और खुसरो और रोजिज की ज़िंदगी में गोल्डन डेज आ गए। सब कुछ एकदम सही जा रहा था, पर वहीं इटली में रोजिज की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जिससे रोजिज मजबूर हो गए बिसलेरी को बेचने पे। उनकी फैमिली में ऐसा क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, पर इसी की वजह से उनको अपना बिसलेरी का कारोबार इंडिया में 1969 में बेचना पड़ा। बिसलेरी को खरीदने के लिए तैयार हुए थे जयंतीलाल चौहान, और यहाँ से खुसरो संतुक की कहानी बिसलेरी के साथ ख़त्म होती है और जयंतीलाल चौहान की कहानी बिसलेरी के साथ शुरू होती है। दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब जयंतीलाल पार्ले के मालिक थे। पार्ले उन दिनों सॉफ्ट ड्रिंक्स का व्यापार किया करती थी। जयंतीलाल के 3 बेटे थे, मधुकर, रमेश और प्रकाश, जिसमें से रमेश चौहान ने अमेरिका से इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपने पिता के सॉफ्ट ड्रिंक्स के कारोबार में जुड़ गए। कारोबार से जुड़ते ही उन्होंने तय किया कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की कई और वैरायटी मार्केट में लॉन्च करेंगे, और इसी वक्त रोजिज ने बिसलेरी को बेचने का प्रस्ताव रखा, जिसे रमेश चौहान ने मान लिया और बिसलेरी को खरीद लिया। रमेश चौहान ने यह सोच के बिसलेरी को खरीदा था कि वो इस वाटर बॉटल ब्रांड को सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बिसलेरी को खरीदते ही रमेश चौहान ने बिसलेरी सोडा लॉन्च की, पर साथ में बिसलेरी के वाटर बॉटल के कारोबार को भी चालू रखा। आगे कई सालों तक रमेश चौहान ने बिसलेरी के नाम से वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक्स दोनों का बिजनेस किया। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में लिम्का, थम्स अप, माजा और गोल्ड स्पॉट जैसी वैरायटी भी लॉन्च की। उस दौर में जैसे कि हम जानते हैं, पानी हो या कोल्ड ड्रिंक सब एक कांच की बोतल में मिलता था, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था।
पर 1985 के बाद प्लास्टिक बोतल्स की खोज हुई। प्लास्टिक बोतल से पैकेजिंग बहुत आसान हो गया, जिससे पर बोतल मुनाफा भी बढ़ गया। दोस्तों, उन दिनों आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा था, यानी कि अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आसानी से बिजनेस कर सकती थी, जिसके चलते हर महीने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की नई नई कंपनियां भारत में लॉन्च होने लगी, जैसे कि अमेरिकन जायंट कोको कोला। इससे रमेश चौहान का सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस मंदा हो गया, जिसके चलते रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस को कोको कोला को बेच दिया और अपना पूरा ध्यान और जोर लगा दिया बिस्लरी वाटर बोतल पे। बिस्लरी का प्रमोशन इतनी चतुराई से किया कि बिस्लरी शुद्ध जल का पर्याय बन गया। जब मार्केट में वाटर बोतल की नई नई ब्रांड आई तो बिस्लरी ने प्योर एंड सेफ जैसे वाक्यों का इस्तेमाल कर अपनी ब्रांड को आगे रखा। आगे चलकर कई सारी और ब्रांड आई, जैसे कि किनले और एक्वेफिना। पर बिस्लरी ने अपनी अलग अलग तरह की एंटरटेनिंग ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, नई नई प्रोडक्ट्स, नया नया पैकेजिंग स्टाइल, नई नई साइज़ की बोतल्स वगैरह से बिस्लरी की मार्केट वैल्यू हमेशा ही ऊपर रखी और बिस्लरी हमेशा ही आगे बढ़ती रही। आज बिस्लरी की बोतल्स हर दिन 2000 ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से 3.25 लाख आउटलेट्स में पहुंचाई जाती है। आज की डेट में बिस्लरी के 135 सक्रिय प्लांट्स हैं, जो करीबन 2 करोड़ लीटर पानी हर दिन मिनरलाइज करते हैं। रमेश चौहान ने अब बिस्लरी का बिजनेस अपनी बेटी जयंती चौहान को सौंप दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी बिस्लरी की अमेजिंग स्टोरी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।